चलिए अब हम आज पार्ट थर्ड यानी कि कुछ टॉपिक जो रह गया था विद्युत धारा का उस पर हम बात करेंगे। और ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ ही 2-3 टॉपिक हमारा बच चुका है। अब उसको थोड़ा हम ध्यान से देखते चलेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है और उतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। यानी अब हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट होने वाला है जिसमें शक्ति के बारे में हम देखेंगे, ऊर्जा के बारे में देखेंगे, ठीक है, और जूल का नियम देखेंगे। जो तीनों टॉपिक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो अब सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आ जाता है यही कहता है कि विद्युत धारा पर विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा, यानी कि शक्ति का मतलब होता क्या है ये हमको जानना है। तो नॉर्मल जीवन में अगर शक्ति को हमको परिभाषित करना है तो ध्यान देंगे कि हम शक्ति कैसे कह सकते हैं, किसके पास शक्ति ज़्यादा है किसके पास कम है। तो मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है एक रोहन है। अब मोहन जो है एक ही काम, दोनों को समान काम दिया जा रहा है और मोहन जो है काम करने में 5 दिन लगा रहा है, लेकिन सोहन जो है उसी काम को करने में 2 दिन लगा रहा है। तो नॉर्मल बात है कि हम यही जानेंगे कि जो सोहन है वो उसकी कार्य क्षमता अधिक है, यानी कि कह सकते हैं उसके पास शक्ति अधिक है। यानी कार्य करने की क्षमता ही जो है वो डिसाइड कर रहा है कि किसके पास शक्ति ज़्यादा होगा और किसके पास शक्ति कम होगा। यानी कि अब उसका कार्य कर अब 2 दिन में किया है। अब वो दूसरे तरह से, अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है या कोई इंसान जो है जैसे दौड़ हो रहा है, तो दौड़ हमको लगाना है तो पुलिस की दौड़ में जाइएगा चाहे किसी दौड़ में जाइएगा तो वहाँ रहता है 1.6 एक माइल्स यानी किलोमीटर जो होता है, हमको 5 या 6 मिनट में दौड़ना होता है। तो जो बच्चा उतना दूरी 6 मिनट में अगर दौड़ जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। कोई बच्चा नहीं दौड़ पाता है, कोई 4 मिनट में ही दौड़ पा रहा है। अब हमको देखना है कि उनमें शक्ति किस में ज़्यादा होगा। तो सिंपल है, जो 4 मिनट में दौड़ पा रहा है उसमें ज़्यादा शक्ति है। 5 मिनट में दौड़ रहा है उसको उसमें भी है, लेकिन 4 मिनट में जो दौड़ रहा है उससे कम है। और जो 7 मिनट में दौड़ पा रहा है उसमें कह सकते हैं उसकी शक्ति थोड़ा कम है। आज जो लूडो क्वेश्चन है जो जहाँ दौड़बे नहीं किया उसका शक्ति एकदम मान लेंगे 0 है। तो इस प्रकार जो होता है हम कह सकते हैं कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, किस दर से कर रहे हैं, वही हमारा शक्ति कहलाता है। यानी कि नॉर्मल हम कोई भी काम कर रहे हैं किस दर से, अब दर का जहाँ बात होता है समय, यानी किसी काम करने में हम कितना समय लगा रहे हैं वह हमारी शक्ति को परिभाषित करता है। तो हम कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यही नॉर्मल परिभाषा होगा कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की जो दर होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इतना याद हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 परिभाषा लिखा गया है, ध्यान देख सकते हैं। एक पहला परिभाषा कह रहा है किसी चालक में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खपत होती है। अब यहाँ समझना है किसी चालक में कह रहा है जिस दर से विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है। अब सिंपल है, जिस दर से कार्य होगा उस हिसाब से ऊर्जा खपत होता है। यानी ऊर्जा खपत होने का दर और कार्य करने का दर दोनों का मतलब तो सेम ही है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, अब क्या होता है मोटरसाइकिल जब चलाते हुए हम अगर तेजी से मोटरसाइकिल अगर एक्सीलेटर दबाते हैं, तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उस समय हमारा पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाएगा। वह नॉर्मल हम चला रहे हैं तो पेट्रोल क्या होता है थोड़ा कम खाता है, क्योंकि अब तेजी से चला रहे हैं तो पेट्रोल ज़्यादा वहाँ यूज होगा। तो वही यानी कि कार्य करने की दर यानी जाने की दर हम जैसे ही बढ़ाएं तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा होने लगा। तो वही हम कह सकते हैं जैसे ही हमारा क्या होता है ईंधन ज़्यादा खर्च होता है तो काम भी ज़्यादा होता है। तो अब वही कह सकते हैं ऊर्जा खपत होने की दर बोलिए चाहे कार्य होने की दर बोलिए, दोनों का दोनों क्या होगा शक्ति कहलाएगा। तो वही कह रहा है किसी चालक में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे उस चालक की विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विद्युत परिपथ में जिस दर से कार्य किया जा रहा है वो भी हमारा विद्युत शक्ति हुआ। अब यहाँ देखेंगे शक्ति। अब शक्ति का फॉर्मूला हो जाता है, नॉर्मल हम जानते हैं कि शक्ति यानी पावर, इसको दिखाते हैं P से, और हम क्या कहें कार्य करने की दर। तो कार्य को दिखाया जाता है माने कार्य बटा में दर, मतलब क्या हो जाता है समय, यानी कि P बराबर हो जाएगा हमारा W/T। यह हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा में क्या है समय, तो यही हमारा है कार्य करने की दर। अब यहाँ मात्रक की बात जब होगा इसका तब देखिएगा मात्रक बहुत सारा हो सकता है। तो कार्य करने की दर है तो W का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकेंड।
तो इसे हम कह सकते हैं जूल पर सेकेंड भी इसको कहा जा सकता है, या इसी को हम एक जूल पर सेकेंड को, यानी 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट भी कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट भी कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं 1 जूल सेकेंड कहते हैं। अब यहाँ भी वही लिखा हुआ है। अब ध्यान देखते हैं कि कार्य करने की परिभाषा हम जान गए, मात्रक जान गए, लेकिन हमारे पास फार्मूला जो होता है शक्ति का, इसको और अलग अलग तरीका से लिखा जाता है। जैसे आप देखे होंगे किताब में शक्ति बराबर लिखा होगा P = VI, यानी P बराबर क्या है, VI होता है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो विभवांतर गुने क्या है, धारा। अब ये आता कैसे है, अभी हम निकाल के आपको दिखाते हैं। अब चूंकि यहाँ हम दिखा रहे हैं चूंकि P बराबर हम लिखे हैं W = T/T। अब देखिएगा एक फार्मूला जो होता है W बराबर VIT, एक फार्मूला हमारे पास होता है W = V/VIT, यानी कार्य बराबर VIT। अब ये फार्मूला ये कैसे आता है, तो इसको भी निकाल के दिखाते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर जो होता है धारा Q/T होता है, अगर यहाँ से Q का वैल्यू अगर निकाला जाए हमारा होगा IT। वहीं विभवांतर का फार्मूला लिखिएगा, V बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ W का अगर फार्मूला निकालना है तो इधर गुना में जाएगा, तो VQ बराबर क्या हो गया, W। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब Q है यानी आवेश है, आवेश का फार्मूला होता है IT, तो यहाँ पर Q की जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VIT बराबर W, यानी फार्मूला होता है W कार्य का। तो यहाँ लिख देंगे P बराबर, अब यहाँ लिख देंगे VIT/T, T कैंसिल, तो P बराबर क्या हो गया, VI। अब हमारे पास दो फार्मूला हो गया। शक्ति का जो फार्मूला है P बराबर VI होता है। अब ध्यान देना है कुछ चीज की बात पे, तो हमारे जब एग्जाम में शक्ति का फार्मूला आएगा, मतलब शक्ति की परिभाषा तो वही लिखेंगे, विद्युत परिपथ में जिस दर से कार्य किया जा रहा है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और उसको दिखाया P बराबर कार्य बटा में समय W/T। अगला स्टेप में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि P बराबर VIT बटा में T होता है, तो T कैंसिल, तो P बराबर VI। इतना दूर हमको लिखना ही होगा, और बाकी लास्ट में हमको लिख देंगे P हमारा शक्ति को दिखा रहा है, V हमारा विभवांतर को दिखा रहा है, और T जो है हमारे पास शक्ति को दर्शा रहा है। अब यहाँ मात्रक के बारे में बता दिए, 1 जूल पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा कि जूल पर सेकेंड बोलिए चाहे 1 वाट, दोनों का मतलब वो दोनों शक्ति का मात्रक ही है। अब मात्रा के हिसाब से देखते हैं इसका बड़ा मात्रक क्या हो सकता है, तो हम देखिएगा तो 1000 किलोवाट बराबर, 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जो होता है शक्ति का बड़ा मात्रक है, जिसमें 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। अब दूसरा एक और जानते हैं, मोटर वगैरह जो बनता है तो उसमें जानते हैं HP लिखा रहता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये भी हमको याद रखना है शक्ति से संबंधित। ये हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन अब शक्ति का फार्मूला जो है कभी कभी एग्जाम में होता है कि धारा के रूप में व्यक्त कीजिए, या कभी कहेगा कि विभवांतर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो उसको भी हम निकाल के दिखाते हैं अभी। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो मूल सूत्र हमारा जो है शक्ति का क्या है, P बराबर VI, हम निकाल के दिखा दिए। अगर एग्जाम में आएगा तो आप निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं धारा के पद में अगर बोला जाए कि जो आपका फार्मूला है P बराबर VI, इसको धारा के पद में लिखिए, तो धारा को दिखाते हैं I से। तो इसका मतलब भाई I हमको चाहिए लेकिन V नहीं चाहिए, तो V की जगह क्या रखेंगे भाई, तो वही हम जानेंगे कि ओम के नियम से क्या लिखेंगे। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, यानी V के जगह जो है ना, V को हटा देंगे और वहाँ क्या लिख देंगे, IR। अब हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा, V की जगह हम लिखेंगे IR गुने I, तो I पहले से था तो क्या हो जाएगा I²R, तो P बराबर हो गया I²R। तो ये हमारा धारा के पद में आ जाएगा। अब कोई कहेगा विभवांतर के पद में दिखाइए, तो फिर से यही फार्मूला लिखेंगे, P बराबर VI, फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ पर फिर से ओम का नियम लगाएंगे, तो अगली बार हमको विभवांतर चाहिए लेकिन I नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे V, चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं IR। अब I नहीं चाहिए तो I का वैल्यू निकाल लीजिए, तो R गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी V बटा R हो जाएगा I बराबर। अब यहाँ I हटाना है तो P की जगह हटा दीजिए, और यहाँ V रहेगा, I की जगह क्या होगा V बटा में R, गुना कर देंगे तो क्या होगा V² बटा में R। ये दोनों फार्मूला जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं
बस थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब इतना करने की क्यों जरूरत है, तो सिंपल बात है, अगर बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि शक्ति का 3-4 गो फार्मूला दिया रहेगा, ये सब उसमें रहेगा, कहेगा कि बताइए वो कौन गलत है, तो ये सब के बारे में जानिएगा तबे ना गलत छटिएगा। तो ये सब क्या होगा, आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम ध्यान देंगे कैसे कैसे फार्मूला हम निकाल लिए, दिखा दिए। यही सब है हमारा शक्ति के बारे में। और ये 3 उधर 4, टोटल शक्ति का फार्मूला हो गया 4 गो, और चारों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात होता है शक्ति। बॉल अगर घर में देखिएगा, जितना बॉल, पंखा, ये सब जो भी चीज होता है उस पर लिखा रहता है डबल, चाहे KW लिखा रहता है, बड़का बड़का वेपर लाइट देखिएगा तो उसमें अगर वेपर लाइट में देखिएगा तो KW लिखा रहता है, तो यानी किलोवाट रहता है। तब उससे समझ जाइएगा कि अगर शक्ति जो है, इसका पावर जो है 1000 वाट है, अगर 1 किलोवाट लिखा है। अगर इसी हमारा देखिएगा कि बॉल पे लिखा रहता है वाट, तो उसका मतलब समझिएगा कि शक्ति दिखा रहा है। तो शक्ति दिखा रहा है तो उससे असर क्या पड़ेगा, तो अभी पता चलेगा जब इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा। यानी कोई चीज का शक्ति कितना है, उससे ज्यादा हमारा विद्युत परिपथ है, यानी घर में जो बिल आ रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए हमको इसका अगला टॉपिक देखना पड़ेगा, जो विद्युत ऊर्जा होता है। चलिए तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब यहाँ है हल किए गए, तो कुछ न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल अगर होगा, क्योंकि बिहार में कम पूछा जाता है इसलिए अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। आवश्यकता होगा तो हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा का बात होता है भाई, तो सिंपल याद रखना है कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत या धारा जो होता है द्वारा कार्य किया जाता है, यानी किसी परिपथ में धारा बह रहा है तो कुछ ना कुछ काम किया जा रहा होगा, जो काम किया जा रहा है उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। यानी कि विद्युत परिपथ में कोई भी काम किया जा रहा होगा तो धारा उसमें दिया जा रहा है, तबे तो कोई काम हो रहा है। तो जितना धारा देंगे उतने काम होगा, और जितने काम होगा उतने धारा लगेगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत परिपथ में जितना कार्य किया जा रहा है उस कुल ऊर्जा को ही, यानी कि उस कुल कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो कह रहे किसी विद्युत परिपथ में धारा द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी जो भी हम करंट दिए हैं उसके द्वारा कितना काम किया गया है, वही हमारा कहेगा कुल ऊर्जा कहलाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। जैसे मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं और वही हमारा विद्युत परिपथ में हम धारा डालते हैं। तो पेट्रोल डालते हैं तो जितना दूर जाएगा वो, तो मोटरसाइकिल द्वारा, यानी कह सके हमारा गाड़ी द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा, या कार्य कहलाएगा, या कह सकते हैं कि जितना पेट्रोल है तो वो ऊर्जा ही न था। तो जितना कार्य हुआ है जितना उतना ही हुआ जितना पेट्रोल डाले थे। तो पेट्रोल जितना, तो कह सकते हैं जितना ऊर्जा दिए उतना काम हुआ, या कह सकते हैं जितना काम हुआ है उतना ऊर्जा लगा है, चाहे जितना ऊर्जा दिए उतना काम हुआ है। तो दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, तो वहीं हम देखेंगे जितना हम धारा दिए उतना कार्य हुआ है, चाहे जितना कार्य हुआ है उतना हम धारा दिए हैं। तो सिंपल बात वही कह रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा द्वारा जितना कार्य किया गया है, यानी जितना धारा दिया है उसके द्वारा जितना कार्य हो गया है, कुल वो कहलाएगा विद्युत ऊर्जा। अब यहां से एक बात समझना है, तो विद्युत ऊर्जा को तो हम दिखाते हैं ई से। अब आप ही सोचिए कि विद्युत परिपथ में कार्य होगा कितना। ठीक है, किया गया कार्य हम बोलबे किए ना, तो कार्य कितना होगा भाई। तो सिंपल है कि कोई आदमी को हम एक ठेका दे दिए कि भाई तोरा हमरा घर बनाना है, ठीक है। तब 2-4 गो आदमी है, तो अब कै दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, तो उस पर निर्भर करेगा उसके पास पावर कितना है। ठीक है, और जय दिन समय लगेगा तो उसका कुल कार्य गिनना होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना उसका पावर था, मैंने एक दिन में जितना काम कर रहा था, ठीक है, जय दिन किया है, दोनों का गुना कर देंगे तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। जैसे कोई आदमी का शक्ति है कि एक दिन में 20 गो काम कर रहा है, ओकरा से हम 5 दिन काम कराए हैं, तब खुद सोचिए कि उसका कुल कार्य कितना होगा। तो कहेंगे 5 गुने 20, तो 20 5 100, यानी कि हम जितना उसका कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, उसमें जय दिन काम कर रहे हैं, यानी समय से गुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या डाटा निकल के आ रहा है कि कुल कार्य कितना हो रहा है। कुल कार्य को ही तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जितना हमारे परिपथ में उपकरण होंगे, उनके जितना शक्ति होगा, वो जितना देर काम किए होंगे उतना ही विद्युत ऊर्जा खपत होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि शक्ति का, यानी जितना शक्ति है उससे जितना समय में काम हुआ है, तो कुल निकालना है तो क्या करेंगे,
शक्ति, जितना भी शक्ति का हमारे उपकरण है, गुना समय, जितना देर काम किया, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला निकल गया, P गुने T। P शक्ति से दिखाते हैं तो E बराबर क्या हो गया, PT। तो विद्युत ऊर्जा का जो होता है, ध्यान देना है कि विद्युत ऊर्जा जो है इसका क्या हो गया फार्मूला, शक्ति गुने समय, यानी कि PT। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब कार्य का जो भी मात्रक होता है तो जूल होता है, चाहे ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका मात्रक हम याद रखेंगे क्या होता है, जूल। याद रखेंगे जूल इसका क्या है, मात्रक है। तो जूल इसका क्या होता है, छोटा मात्रक होता है, ठीक है। इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, इसी से निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि P का पावर है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक तो बोले कि एनर्जी का मात्रक जूल भी होता है, अभी इनसे निकाले हैं तो एक मात्रक निकल के आया वाट सेकेंड। तब बात होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल भी होगा और वाट सेकेंड भी होगा। अब यहां से हम देखेंगे जैसे ही वाट सेकेंड आ गया तो देखेंगे कि छोटा मात्रक है तो बड़का मात्रक में लिखिएगा भाई। तो वाट को हम बताया था, वाट का बड़का मात्रक क्या होता है, किलोवाट, और सेकेंड का बड़का मात्रक होता है घंटा। तो क्या होगा, किलोवाट घंटा। अब इसको जैसे एच लिखना है ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। तो यानी एक किलोवाट घंटा। तो यहाँ ऊर्जा का मात्रक तीनों हो गया, वाट सेकेंड, जूल और किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, तो यही होता है एक यूनिट। तो हमारे घर में जो बिजली आता है तो एक यूनिट का बिजली जो होता है, एक यूनिट जब उठ जाता है तो उसका मतलब समझिएगा कि आपके परिपथ में 1 किलोवाट घंटा के बराबर विद्युत ऊर्जा खपत हुआ है, माने इतने कार्य हुआ है। अब कार्य कैसे हुआ है, तो अब घर में हम लगा के रखे हैं एसी, वो 1 घंटा में 1 किलोवाट घंटा बिजली उठाता है। तो सिंपल है, अगर 5 घंटा हम एसी चलाएं तो 5 किलोवाट घंटा। अब 5 किलोवाट घंटा मतलब सिंपल है 5 यूनिट बिजली बिल उठा, 1 यूनिट का बिजली बिल है 5 रुपया, तो 5 यूनिट का बिजली बिल है 25 रुपया। यानी एक दिन एसी चलाने का बिल कितना हो गया, 25 रुपया। अगर 5 घंटा चला रहे हैं तब। अब महीना में 30 दिन चलाना है तो 30 से गुना करिए, 30 25 जितना आ जाएगा। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, आपका बिजली बिल आप निकाल सकते हैं घर में। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट बराबर हम बोले 1 किलोवाट घंटा। अब 1 यूनिट बराबर ये भी बोला जाता है कि 1 यूनिट जो होता है ये व्यावसायिक मात्रक इसका BOT होता है, यानी कि 1 BOT। इसको मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये एक व्यावसायिक मात्रक है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो लिखेंगे 1 BOT, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तब 1 किलोवाट घंटा होगा तब उसको 1 यूनिट समझिएगा, 1 BOT होगा तब वो 1 यूनिट समझना है। अब ये हम सारा मात्रक देख लीजिए। तो इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा को जो होता है, 1 किलोवाट घंटा, ये तो हम बोले कि ये भी मात्रक होता है, जूलो होता है, वाट सेकेंड भी होता है। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा में जूल कितना होगा भाई, तो कुछ नहीं करना, इसको बदलने के लिए 1 किलोवाट में हम जानते हैं 1 वाट सेकेंड में, 1 वाट सेकेंड में 1 जूल होता है, 1 वाट सेकेंड में 1 जूल होता है। तो इसको वाट सेकेंड में बदल देंगे तो 1 किलोवाट में हमारा कितना हो गया, 1000 वाट होता है। और 1 घंटा में क्या सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 पे 5 को जीरो हो जा रहा है, 36 पे कितना जीरो होगा, 5 को। इधर वाट सेकेंड, हम बोले कि वाटे सेकेंड, 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 जूल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जूल। अब ध्यान दीजिएगा साइंस में क्या होता है, एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा दिया जाता है। तो एक अंक बाद दशमलव अगर बैठा दिए, यहाँ लिख दिए 6, तो बाद वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो एक अंक छोड़ के कै अंक बचा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर के लिख देंगे हम 6, यानी जितना अंक बचेगा उसके ऊपर क्या लिख देंगे, 10 के पावर, जो अंक बचा है उतना पावर हम दे देंगे। यानी ये भी याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये तो हमारा कॉमन बात हो गया। इसके अलावा अब हम बताते हैं आपको कि घर में अपना बिजली बिल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। बाकी ये सब तो क्लियर हो गया। तो मान लीजिए आपके घर में क्या होता है, घर में 2 गो बल्ब जलता हो। मान लीजिए आप गरीब आदमी हैं तो घर में क्या है, 2 गो बल्ब है। 2 गो बल्ब है, दोनों ललका बल्ब जला रहे हैं तो 100 वाट के आता है, और हैसन का 2 गो जला रहे हैं उजर का, तो क्या होता है 20, मान लेते हैं 20-20 वाट के हैं। तो दोनों बल्ब 20-20 वाट के हैं तो टोटल वाट हो गया आपका 40 वाट।
अब घर में मान लीजिए कितनों गरीब आदमी होगा, एक आध गो पंखा होगा, टेबल पंखा, ऊंचा पंखा होबे करेगा, तो मान लेते हैं एगो पंखा बढ़िया, एक एगो पंखा है लेकिन बढ़िया क्वालिटी के है, तो उसका मान लेते हैं 150 वाट, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अब घर में कुछ नहीं है आपका, इतना ही है, उसके बाद हो सकता है मेहनत कीजिएगा तो अमीर बनिएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 40 वाट है और क्या है 150 वाट है। तब जैसे ही होगा कि हमको निकालना है कि बताइए कि कितना बिल उठेगा, तब बात है कि अब आप कितना यूज कर रहे हैं, ये तो वाट हो गया। हम बोले थे कि क्या होता है एनर्जी बराबर पी गुने टी होता है, तो आपको पी तो पता चल गया कि हमारे पास एगो 150 वाट के पंखा है और 2 गो बल्ब है जो 20-20 वाट के हैं, तो टोटल हमारे पास पी का वैल्यू जो आ जाएगा, तो यहाँ दोनों का जोड़ 40 प्लस 150 कितना आ जा रहा है आपके पास 190 वाट, यानी पी तो आपको पता हो गया कितना हो गया आपका पी 190 वाट हुआ गुना। अब समय मान लीजिए कि रोज आप पंखा, तो गर्मी इतना पड़ रहा है कि 1 आध घंटा चलाइएगा नहीं, 10-12 घंटा आप चलेबे कीजिएगा ठीक है। और लाइट भी मान लीजिए 10-12 घंटा चला रहे हैं। अब ध्यान देना है कि अगर लाइट आप 6 घंटा मानिए चला रहे हैं तो इसको अलग से निकालना पड़ेगा। फिर अगर लाइट हम 6 घंटा, तो लाइट वाला कितना है 40 वाट है, तो 6 से 40 में करेंगे तो 240 वाट, यानी एक दिन में जो लाइट से भी उसका शक्ति आ रहा है वो कितना आ रहा है 240, क्योंकि 20-20 वाट को 2 को 40 वाट और 6 घंटा एक दिन में चला रहे हैं तो 6 कितना हो गया 240 वाट। तो एक दिन में कुल शक्ति कितना आपका यूज हो रहा है 240 वाट। अब पंखा जो है गर्मी बहुत है, तो कम से कम मानिए 20 घंटा, क्योंकि 4 घंटा बाहर ही जाइएगा घूमे, तो मान लीजिए कि 20 घंटा हम चला रहे हैं, तो 150 वाट का एगो पंखा है, 20 घंटा चलाएंगे तो 15 दूनी 30, दोनों का 2 एगो जीरो तो 3000 वाट तो 15 दूनी 30, ठीक है, और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो 3000 वाट, ठीक है। यानी एक दिन में आपका बिजली का खपत जो है कितना है 240 यूनिट और 3000 माने 240 वाट और 3000 वाट, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3240 वाट एक दिन का बिजली खपत है। तो बताइए 30 दिन में बिजली बिल होता है तो गुना 30 कर देंगे, और मान लीजिए कि इसी में अब एक यूनिट का बिजली अगर 5 लग रहा है तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे। अब ध्यान रखेंगे कि नीचे जो है हम लाइन की इसलिए खींचेंगे, अगर वाट में सबरा वैल्यू शक्ति का आ रहा है तो नीचे 1000 से भाग देंगे तब एक किलोवाट में बदलेगा। अगर यही सब वैल्यू हम किलोवाट में पहले ही बदल लेते तो फिर 1000 से भाग नहीं देते, अभी वाटे में है इसलिए 1000 से भाग देंगे। तो क्वेश्चन में सब सारा वैल्यू वाट में है, वैसे ही जोड़ के आप लिखे हैं तो नीचे 1000 से भाग देना पड़ेगा, और जोड़ के किलोवाट में पहले ही बदल दिए हैं तो फिर 1000 से भाग देना नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व करते तो एगो जीरो से एगो जीरो, हाई जीरो से हाई जीरो, 5 से 5 दूनी 10, अब 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, मैंने ये पूरा कट गया, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास तो गुना करेंगे 1000 से कटाए हैं तो एगो जीरो से एगो जीरो, फिर यहाँ एगो जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 2 से ऐसे ये सब कट गया है, यहाँ गुना करेंगे कितना का 2 तिहाई 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3 4, लगभग गुना कर रहे हैं तो कितना रहा है 486 रुपया। तो आपका बिजली बिल जो बनेगा 486 रुपया होगा, ठीक है। अब बिहार सरकार इसमें फ्री कर सकता है तो फ्री करे, जितना करे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब केवल आपको यूनिट पता करना है कितना यूनिट बिजली बिल आया था, तो 5 से गुना मत कीजिएगा, तो केवल यूनिट निकालना है तो 5 से हटा देते हैं, बाकी जो वैल्यू आएगा वो आपका यूनिट में आ जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो बिजली की खपत कम कीजिए, ठीक है, यानी ज्यादा मत कीजिए, बिजली बचाते रहिए ताकि अमीरों को सप्लाई होता रहे। आगे है बीओटी। अब ये सब हम बता दिए हैं, 1 जूल पर कितना 3.6 गुने 10 के पावर जो। अब हमारे पास एक अंतिम टॉपिक कह सकते हैं आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब भाई विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो नामे से है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी जब कोई विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, या कह सकते कोई तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रॉन के साथ उसका रगड़ाहट होता है, जिससे क्या होगा ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसी प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो याद हो गया होगा, हम बोलेंगे जब कोई विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो धारा प्रवाहित होने के कारण
जो भी विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब बात होता है इसके फार्मूला का जिक्र हम कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो फार्मूला का जिक्र करेंगे। अच्छा बताइए, मान लेते हैं नहीं हमारा घर में हीटर है, जैसे ही हम करंट में देते हैं तो वो लाल हो जाता है, यहाँ प्लग खोसे नहीं, वो क्या हो गया, लाल। यानी जितना हम उसको ऊर्जा दिए उस सारा ऊर्जा तो लाल होके में इस्तेमाल किया। जैसे कोई इंसानों होता है, जितना उसको ऊर्जा दीजिएगा उतना लाल होके में समय व्यतीत करता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखना है कि जैसे क्या होता है, जैसे ही करंट विद्युत हीटर में हम प्लग खोसे तो विद्युत हीटर क्या हो जाता है, लाल होता है। तो यानी कि ऊष्मा देता है। तो कह सकते हैं जितना हम उसको धारा दिए उतना वो लाल हुआ, यानी जितना हम धारा दिए उतना वो गर्म हुआ। कोई लड़का होता है जितना पिन मारिएगा उतना क्या करेगा, वो लहकता है। तो वैसे है, जितना हम उसको धारा दिए उतना क्या हुआ, वो लाल हुआ। यानी हम कह सकते हैं इसको दूसरा हिसाब से समझिए, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए है दोनों हाथ है, जितना रगड़ेंगे उतना गर्म होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी है वो जहाँ जितना रगड़ाहट होगा उतना गर्मी पैदा होगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे हाथ हो चाहे फर्श हो। ठीक है, दीवालों में देह रगड़ के देखिएगा गर्मी उत्पन्न होगा। तो यहाँ हमको समझना है कि जैसे ही दोनों को रगड़ेंगे आपस में तो गर्मी उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जितना रगड़ का, हम कहेंगे जितना हम काम कर रहे हैं उतना गर्मी होगा। तो यानी कि जो कितना कार्य किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित किए थे काहे के लिए, विद्युत में काम करने के लिए कि तुम गर्म करो, तो जितना वो काम किया उतने गर्म हुआ। आप समझ रहे होंगे, यानी विद्युत परिपथ में जितना काम हुआ उतने गर्म हो रहा है, यानी जितना काम होगा उतने विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी फिर से याद रखिएगा, जितना काम होगा उतने विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी ऊष्मा बराबर कार्य, जितना कार्य करेंगे उतना ही ना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हम लिख देंगे H बराबर W। अब H क्या है जी, यही हमारा है उत्पन्न ऊष्मा, यही है हमारा कार्य। तो जितना कार्य कीजिएगा उतना ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से W, अब हम बताए थे W बराबर लिख के आए थे, क्या होता है VIT। ये अभी लिखे थे पहले, जब वहां जाकर देख सकते हैं VIT कैसे आता है। अब यहाँ से जैसे हम जाएंगे तो V के जगह हम क्या करते हैं, चूंकि हम V बराबर जानते हैं IR, क्योंकि अगर ऊष्मा का हमको फार्मूला निकालना है तो हमको V का मान चेंज करना होगा। V बराबर है तो V की जगह क्या लिख दिया, IR गुने IT हो गया। गुना करेंगे तो क्या हो गया जी, I² RT। यही हमारा क्या हो जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला हो जाता है। अब इस फार्मूला को समझना है, क्योंकि इसी को जूल का नियम भी बोला जाता है। तो ऊष्मा का तापीय प्रभाव तो आप जान गए कि जब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तो धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब वहां से हम फार्मूला भी निकाल दिए कि उत्पन्न ऊष्मा बराबर I² RT। ये जूल का नियम है। तो एग्जाम में अगर जूल का नियम लिखिए तो पहले इतना लिखिएगा कि जो जूल का नियम है ना, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए दिया गया है। और प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, आपको प्रथम में पढ़ना है, तो प्रथम नियम के अनुसार H बराबर I² RT इतना होता है। अब इसका मतलब समझाना होगा कि I² मतलब धारा का वर्ग है, यानी विद्युत धारा में जो ऊष्मा है उत्पन्न हो रहा है धारा प्रवाहित होने के कारण, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर दूसरा में प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, लेकिन प्रतिरोध का वर्ग नहीं है यहाँ पर, तो केवल लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। फिर लिखेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ लिख देते हैं H समानुपाती I²। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ H समानुपाती I², यानी कि उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर यहाँ लिख देंगे उत्पन्न ऊष्मा जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब फिर लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा जो है T के समानुपाती होता है। अब इस तरह से हमारा क्या है, तीनों दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब लिखने जाइएगा तो एक कंडीशन और लिखना होगा, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जैसे हम बता दें जूल का नियम आएगा तो लिखेंगे जूल के नियम जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के लिए दिया गया है। प्रथम नियम के अनुसार H बराबर I² RT होता है। इतना लिखने के बाद लिखिएगा H समानुपाती होता है धारा के वर्ग के, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद फॉर्मूला लो बच कौन रहा है, R और T, तो यहाँ लिख देंगे R और T नियत हो तब, यानी कब, क्या नियत मैंने क्या स्थिर हो तब, तो यानी कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के
वर्ग के समानुपाती होता है कब? जब प्रतिरोध और समय निश्चित हो या स्थिर हो। फिर लिखेंगे H बराबर R, यानी धारा उत्पन्न उसमें क्या होता है? धारा के प्रतिरोध के समानुपाती होता है कब? तो इसके अलावा कौन बचा? धारा और T, ये दोनों नियत हो। और ये लिखेंगे उत्पन्न उसमें समय के क्या होता है? समानुपाती होता है कब? जब I माने धारा और प्रतिरोध स्थिर हो तब। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म होता है। अब आगे हम चलते हैं, तो वही चीज लिखा है जूल का प्रथम नियम वही था, I²RT, जहां दिखाया गया H बराबर ऊष्मा, I बराबर धारा, R बराबर प्रतिरोध और T बराबर समय। यहाँ भी लिखा है जब I/T स्थिर हो तब। हम बोले थे कि H समानुपाती R दिखा रहे हैं, माने प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तो लिख दीजिएगा इसके अलावा कौन बचा? धारा और T, दोनों स्थिर होगा। जब I के बारे में लिखेंगे तो प्रतिरोध और T स्थिर होगा, और जब T के बारे में लिखेंगे तो R और ये I स्थिर होगा। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बस नॉर्मल 2 मिनट का टॉपिक रह जाता है। तापीय प्रभाव पर कौन कौन सा उपकरण होता है, यानी ताप का इस्तेमाल करके कौन उपकरण बनाएगा? तो सिंपल है, सबसे पहले फ्रिज का तार। हमारे घर में देखेंगे सबसे पहले फ्रिज का तार आता है, तो उसमें सबसे पहले फ्रिज का तार आता है, तो उसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी उसको कहीं की गर्मी ज़्यादा दीजिएगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा। और जरूरी भी है, नहीं पिघलेगा तो पूरा घर पिघल जाएगा फिर। तो इसलिए जरूरी है कि फ्रिज के तार पिघले। कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा तेज होता है, 2-4 बार फ्रिज मारेगा तो क्या करेगा? मोटा तार लाएगा, फ्रिज के तार की जगह लपेट देगा। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। वहाँ मोटा तार तो लपेट दीजिएगा, फिर अपने घर में मोटा तार लपटे के लिए तार नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, फ्रिज का तार पतला होता है, वो क्या होता है? उसका गलनांक कम होता है, इसलिए ज़्यादा उसमें जैसे उसमें परिपथ में बढ़ता है फ्रिज मार देता है, तो फिर से जाकर हमको फ्रिज बनाने की आवश्यकता है नहीं, तो चेक करने की जरूरत है कि कौन सा उपकरण है जो हम चला रहे थे जिसके कारण फ्रिज मारा है, यानी कि हमारे घर परिपथ में ज़्यादा धारा गर्मी उत्पन्न हो रहा है, तो उसको चेक करने की जरूरत है, ना कि मोटा तार लपेटने की जरूरत है। तो ये भी धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है। हीटर, जो कि सबको इलीगल चलाता है, तो हीटर जो होता है बहुत प्रकार के आ गया है, एगो खाना बनाने वाला हो गया है, एगो रूम हीटर आ गया है। तो कोनो हीटर हो उसमें नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पानी गर्म करना हो। तो रूम हीटर होता है, उसके पीछे पंखा लग रहा था, जैसे डिजाइन बना देगा रूम हीटर और पिछले पंखा मानी लगा दीजिए, तो वो गर्म होगा, हीटर पूरा नाइक्रोम का तार गर्म होगा, जैसे उसमें हवा जाएगा तो वो गर्म होगा। तो अभी तो गर्म हवा आएगा तो आपको नुकसान है, ठंडा का उपाय है ही, तो ठंडा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है बिजली बल्ब। बिजली बल्ब जो होता है, यहाँ लिखा है टंगस्टन। टंगस्टन देखिए ऐसा चीज है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना उसमें हम दे नहीं सकते, पिघलेगा। तो बॉल इसका पहले ज्यादातर ऐसी बनल आता था, और ऐसा जलता था जैसे बुझाता था कि रोता है। तो इसमें देखेंगे शीशा से पैक होता है, तो क्यों? सबसे पहला कारण होता है कि टंगस्टन जो होता है ऑक्सीजन और नमी के साथ बहुत तेज क्रिया करता है। देखे होंगे बरसात का टाइम क्या होता है, हवा अगर तेज चलता है तो तुरंत फ्रीज मार देता है। फ्रीज मतलब खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें टंगस्टन है, उसको थैंक यू हवा मिलता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन सब क्रिया करके खराब हो जाता है। तो इस बल्ब में जो होता है, इसका क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा होता है, इस कारण क्या होता है, जैसे ऊष्मा हम देते हैं तो ये तुरंत लाल हो जाता है, सगरों अंजोरा करने लगता है। और वहीं इसका गलनांक ज्यादा होता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हम फ्रिज के तार इस्तेमाल करेंगे, गर्म होने से पहले वो पगला पिघल जाएगा, तो फ्रिज का तार इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ का इसका टंगस्टन इस्तेमाल होगा। बाकी हीटर है, ये विद्युत स्त्री है आयरन। तो आयरन में भी क्या होता है, पिछवा में देखिएगा, इससे क्या होता है, दो छड़ निकला रहता है, इसी में नाइक्रोम का तार होता है, चाहे और कोई भी तार इस्तेमाल कर सकते जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, और उसमें बाहर से विद्युत रोधी पदार्थ इसे लगा दिया जाता है, जाके करंट ना मारे। मगर ये जो होता है, इसके ऊपर जो कवर होता है, उससे उष्मा का चालन होता है, लेकिन विद्युत का चालन नहीं। तो अंदर वाला गर्म होगा, उष्मा उत्पन्न होती है, वो गर्म हो जाएगा। अब इसी को नीचे प्लेटर लगाया रहता है, और उसको हम रगड़ देंगे तो क्या होगा, कपड़ा आयरन हो जाता है। तो इसी के साथ क्या होता है, आज का हमारा विद्युत धारा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में बना है, क्योंकि चैप्टर बड़ा था, इसमें सारे डेरिवेशन दिखाए गए हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, सभी कुछ दिखाए गए हैं। इन तीनों पार्ट को अगर ध्यान में देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद हम लोग कभी ना कभी भी इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और आगे भी हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक वीडियो आएगा, तो अभी तक ये चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।